नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों 5000 जो सीरीज है उसको हम लेकर चल रहे थे दोस्तों। सेट नंबर दोस्तों 52 करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल से देखिएगा। सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स मेडकॉफ को क्या कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा सवाल कि लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा बात करते समझिएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, वर्नाकुलर। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट को रद्द किया था। तो रद्द किसने किया था दोस्तों? तो रद्द किए थे आपका लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था 1878 में। ठीक है, उसे दोस्तों लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक है, अच्छा, दस्तकीय आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था वो लॉर्ड रिपन के काल में ही शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, दस्तकीय आधार पर जो जनगणना शुरू हुआ था, दस्तकीय आधार पर जनगणना शुरू हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, शुरू हुआ है। ठीक है, दस्तकीय आधार पर जो जनगणना शुरू हुआ है, कब हुआ है दोस्तों? 1881 में हुआ। याद रखिएगा, 1881 में। ठीक है, किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। जो प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। लेकिन दशकीय आधार पर यानी कि हर 10 साल पर जो जनगणना शुरू हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में बात करते, याद रखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? तो 1829 में, ठीक है, 1829 में सती प्रथा को अंत किए थे। ठीक है, सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत किए थे दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन में दोस्तों डी हो जाएगा, HMIS। ठीक है, HMIS तलवार, ये दोस्तों जहाज का नाम है। इसी जहाज से दोस्तों क्या हुआ था? तो नौसेना विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, तो नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ है? तो HMIS तलवार से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना, कौन सेना दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, एक आपका मंजरी सेना है, एक आपका वानर सेना का जो गठन किया गया था वो 1800 कब किया गया था? ठीक है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, शुरुआत कब हुआ था? तो आपको पता है 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। यानी कि दांडी यात्रा जब शुरू हुआ था, और दांडी यात्रा के दौरान ही इसको भी शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को, और दांडी यात्रा दोस्तों समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि 24 दिन तक, ठीक है, यात्रा चला था दोस्तों। आपको ध्यान रखिएगा, 24 दिन तक यात्रा चला था। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों। और दांडी साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था दांडी यात्रा, जिसको नमक कानून सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए यहाँ पे 2 सवाल पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा अगर पूछेगा दोस्तों, सबसे पहले घोषणा कब हुआ था? तो घोषणा अगर पूछेगा, घोषणा, ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा तो शुरुआत याद रखिए दोस्तों
9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे। महात्मा गांधी का दोस्तों नारा है, जिसका नारा क्या है दोस्तों, आपका याद रखिएगा, तो करो या मरो का नारा है, डू एंड डाई। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी। दोस्तों ये कहाँ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ शुरू कहाँ हुआ था, तो ये आपका वार्धा में हुआ था। और वार्धा दोस्तों पड़ता कहाँ है, मुंबई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समझ रहे होंगे कि नहीं, समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 1922 तक चला था। कब से चला था, 1922 तक। यानी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्यों, कि दोस्तों चौरा चौरी जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें दोस्तों कितने लोग मारे गए थे, तो 22 लोग मारे गए थे। गोरखपुर यूपी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यानी थाने में ही आग लगा दिया गया था, सिर्फ 22 लोग मारे गए थे। इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे 1922 में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और 1922 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे तो स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, ठीक है, तो बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये भी दोस्तों 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, ये आपको ध्यान रखिएगा, 1905। ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1905 में ही, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछेगा सवाल। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 4 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिटा देते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए। दोस्तों क्या है यहाँ पे दोस्तों, कमला देवी लिखा हुआ है, कमला देवी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कमला देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ दोस्तों एनी बेसेंट लिखा हुआ है, दोस्तों मिट गया है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि गांधी जी को किसने, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए। ठीक है, यानी और आगे भी बढ़ाया जाए। किसने कहे थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां पे बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। और ये भी दोस्तों कहां की बनी है राज्यपाल, तो ये भी यूपी की ही बनी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हैं, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा अगला सवाल आपसे एनी बेसेंट के बारे में, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट दोस्तों क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, कौन है, तो ये आपकी है एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अभी हम आपको बताए थे कि नमक सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अभी हम बताया था आपको कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था
और 6 अप्रैल 1930 तक ये नमक सत्याग्रह चला था। 24 दिन तक यात्रा चला था। 78 लोगों के साथ यात्रा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुआ था नमक कानून विरोध के लिए, दांडी यात्रा जिसको कहा भी जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगला सवाल देखिए 5 नंबर। ठीक है, देखिए 5 आपके सामने है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया था दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया था। आपको ध्यान रखिएगा कब किया गया था दोस्तों। इसका जो स्थापना किया गया है 1939 में किया गया है। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों को द्वारा 1939 में किया गया। ठीक है, भारत नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1926 में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 1926 में। देखिए 1926 में किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, नौजवान भारत सभा का स्थापना किया गया था 1926 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदा बनारा दिए थे कौन? भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किए थे? तो आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 1942 में आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। अच्छा एक बात और याद रखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इनका जो दोस्तों जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इसलिए दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा और सवाल, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों। इन्होंने 1938 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और एक आपका 1939 में हुआ था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हमें समझिएगा। देखिए तो भारत नौजवान सभा का स्थापना कौन किए थे? 1926 में भगत सिंह ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे, 1942 में किए थे। ठीक है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल दोस्तों, पूछेगा सवाल कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 6 नंबर सवाल है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? तो 1925 में किए थे एम.एन. रॉय ने। ठीक है, 1925 में एम.एन. रॉय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर सवाल। 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? किसने कहे थे? ये दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहे थे कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर एक पार्टी का स्थापना की थी। उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर 1923 में, ठीक है याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? तो गया में जो अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, ठीक है, गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास ने किए थे। याद रखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ये भी आपको ध्यान रखिए दोस्तों। गया अधिवेशन कब हुआ था? तो आप मेरे ख्याल से दोस्तों 1922 में होगा, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। 1922 में ही गया अधिवेशन का अध्यक्षता हुआ था, जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो चौधरी रहमत अली ने किए थे। कौन किए थे? चौधरी रहमत अली ने 1933 में। कब किए थे? 1933 में, ठीक है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 9 आपके सामने है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ठीक है, किसने रखा था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा था। किसने रखा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। यानी 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था 1915 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों जो कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। बनारस अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा। बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता दोस्तों कौन किए थे? आपका ये किए थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये आपका प्राप्त हुआ रंगपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? रंगपुर। रंगपुर दोस्तों है कहां? तो ये दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात सौराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र, ठीक है, में दोस्तों क्या है आपका? रंगपुर है, ठीक है। मोहन जोदड़ो के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो मोहन जोदड़ो का जो खोज किया गया था 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहन जोदड़ो का खोज किया गया था दोस्तों। मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है किसको? तो मोहन जोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्नानागार, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो मोहन जोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल आपसे। याद रखिएगा कि दोस्तों मोहन जोदड़ो है कहां? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल आपसे कि मोहन जोदड़ो दोस्तों किस नदी किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। मोहन जोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी किनारे स्थित है, मोहन जोदड़ो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बनावली। बनावली दोस्तों है कहाँ? बनावली दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ है ये आपका? बनावली की दोस्तों है कहाँ? तो बनावली दोस्तों आपका हरियाणा में है। याद रखिएगा, हरियाणा, ठीक है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा को खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज किए दोस्तों। हड़प्पा जो है ये किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा दोस्तों याद रखिए कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में है, ठीक है। मांडगो मिरी जिला दोस्तों कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मांडगो मिरी दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? ये पाकिस्तान में, PAK, पाक, ठीक है। पाकिस्तान में मांडगो मिरी जिला स्थित है, जो दोस्तों कहाँ है? ये आपका हड़प्पा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों? ये आपका रंगपुर से हुआ है। कहां से हुआ है? रंगपुर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं
देखिए 11 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था। दोस्तों ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। वैदिक काल दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, वैदिक काल दो भागों में बांटा गया था, एक आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा आपका, तो सबसे पहला दोस्तों ऋग वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल दोस्तों, जिसका काल माना जाता है कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों ऋग वैदिक काल माना जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक जो काल माना जाता है, याद रखिएगा, ये आपका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों किसका काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, ठीक है, किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। दोस्तों कहां से खोजा गया आपका, याद रखिएगा, आलमगीरपुर, ठीक है। अच्छा आलमगीरपुर दोस्तों है कहां, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चंदहुदड़ दोस्तों कहां है, चंदहुदड़ दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे है। कौन सी नदी, सिंधु नदी किनारे दोस्तों चंदहुदड़ो, ये आपका है कहां, तो चंदहुदड़ो दोस्तों याद रखिएगा, चंदहुदड़ो अगर बात करते हैं सिंध पाकिस्तान में है दोस्तों। कहां है, तो सिंध पाकिस्तान, ठीक है। सिंध पाकिस्तान में क्या है दोस्तों आपका, तो चंदहुदड़ो है, ठीक है। कालीबंगन दोस्तों कहां है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगन है। और कालीबंगन दोस्तों किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी किनारे, ठीक है, कालीबंगन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। सुदकोदड़ा दोस्तों है कहां, ये भी दोस्तों कहां है, सुदकोदड़ा की अगर बात करते हैं दोस्तों ये आपका गुजरात में है। कहां है, गुजरात, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कहां है सुदकोदड़ा, तो सुदकोदड़ा जो आपका है दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, पूछेगा सवाल, गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। सुदकोदड़ा कहां है, तो गुजरात के कच्छ जिला में, कच्छ जिला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों काल माना जाता है कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, काल माना जाता है। देखिए अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग ऐसा काल दिया गया है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता काल माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है, तो द्वैताद्वैत, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वैताद्वैत, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये मेनू से निम्बकाचार्य को दिया जाता है इसका समुचित रूप से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 13 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए और दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों याद रखिएगा, ये धर्म की स्वतंत्रता से, किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल, अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि अनुच्छेद 29, ठीक है, अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया, अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 29 30 में है, ठीक है। मैंने उससे अनुच्छेद 30 में बात करेंगे, अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 30 में, ठीक है। समानता के जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा सवाल, संपत्ति के अधिकार किसमें था दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 31 में था। देखिए अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन दोस्तों इससे अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, ठीक है। इसको कहां डाल दिया गया, पहले ये अनुच्छेद 31 में था,
लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को कहां डाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 का में है। कहां है दोस्तों आपका? अनुच्छेद 300 का में दोस्तों डाल दिया गया है आपका संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार दोस्तों पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। फिर से सब बात करते हैं भाग यहाँ पे 4 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 4 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो भाग 4 दोस्तों 36 से 51 तक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। दोस्तों भाग 4 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ पे भाग कितना होना चाहिए? भाग 3 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भाग 3 में कितना है? 12 से 35 तक है दोस्तों। तो 12 से 35 तक इसमें क्या बात कर रहा है? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से मिस्टेक होगा, यहाँ पे भाग 4 नहीं होगा बल्कि भाग 3 होगा दोस्तों। क्या होगा? भाग 3। इसलिए थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 52 है, ठीक है, एडिटोरिया का। यहाँ पे दोस्तों सुधार लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि भाग 4 दोस्तों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, यहाँ पे भाग 3 की बात कर रहा है, क्योंकि भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा। और भाग 3 में दोस्तों है क्या? ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है भाग 3 में है। ठीक है, भाग 4 नहीं होगा बल्कि भाग 3 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार दोस्तों कितना है? अच्छा, मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, 15 नंबर सवाल देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक, भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र है दोस्तों, किसमें? आपका भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में आपका नागरिकता है। नागरिकता, नागरिकता का जो उल्लेख किया है दोस्तों, ये भाग 2 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक है दोस्तों। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग 3 में दोस्तों अभी हम बात किए थे भाग 3 के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, भाग 4 को क्या कहा जाता है? तो भाग 4 को क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये भाग 4 में दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना मेन इसका मकसद है। क्या दोस्तों? तो राज्य में मेन रूप से याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसका मेन रूप से मकसद है। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। भाग 3 को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल देखेंगे। आइए देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 16 आपके सामने है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है दोस्तों? तो यहाँ पे बात कर रहा है कृषि और पशुपालन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, कृषि और पशुपालन के बारे में अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का, मेन रूप से उसके प्रावधान दिए गए हैं कृषि और पशुपालन का अनुच्छेद 48 में। ठीक है, अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में दोस्तों क्या है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा? कि दोस्तों राज्य के नीति निधि तत्व का जो उल्लेख किया गया है भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है दोस्तों। और अगर अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। और 148 दोस्तों इसी में आ जाता है। 48 किस में आ जाएगा? 36 से 51 के बीच में 48 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी हम बताए थे आपको कि इसको कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड की राजधानी क्या होती है? तो डबलिन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों अभी हम बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे, इसको दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया है भाग 4A में किया गया है, ठीक है। भाग 4A में, ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। भाग 4A में अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। 51 क में, ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है। किसका? तो भाग 4A का मौलिक कर्तव्य। पहले दोस्तों कितना मौलिक कर्तव्य था? तो पहले दोस्तों इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था। कितने मौलिक कर्तव्य थे पहले? तो पहले इसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य था, याद रखिएगा। जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें दोस्तों है क्या? इसमें है यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अभी हम बात किए थे मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया भाग 3 में किया गया दोस्तों। अगर पूछेगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से और क्या लिया गया है पूछेगा दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। छठी यहाँ पे अनुसूची की बात करें दोस्तों, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है दोस्तों। छठी अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर के 4 राज्य का उल्लेख किया गया दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्य के बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य जनजाति के बारे में बताया गया दोस्तों छठी अनुसूची में। देखिए टोटल 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में दोस्तों है क्या? तो पहली अनुसूची में भारत और राज्य संघ है, ठीक है। दूसरी दोस्तों अनुसूची में है क्या? तो याद रखिए दोस्तों दूसरी अनुसूची में है वेतन, ठीक है, वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, ठीक है, यानी 3 सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो आपका 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जिसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया दोस्तों। और आपका 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका जिसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। समझ आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे अगला सवाल। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 17 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा।
राज्यसभा क्या है दोस्तों, अस्थाई सदन है, लेकिन लोकसभा दोस्तों ये अस्थाई है, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदन है लोकसभा। इसको दोस्तों भंग किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, लोकसभा का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल 81 में किया गया है, और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है, संसद में होती है, किसमें होती है, संसद। और संसद का जो उल्लेख किया गया है, पूछेगा सवाल, संसद का उल्लेख आर्टिकल किसमें किया गया है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं, तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं दोस्तों, तो आपका राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल किसके तहत, याद रखिएगा, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति को दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 19 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 19 नंबर सवाल, ठीक है, 19 आपके सामने कह रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, कौन है दोस्तों, तो लोकसभा का अध्यक्ष, कौन है आपका, लोकसभा दोस्तों अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, कौन है दोस्तों, ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 93 में किया गया है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, और उपाध्यक्ष का पद का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 93 में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, कौन है दोस्तों, आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अभी हम बात कर लिए थे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, इसका जो पद का उल्लेख किया दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया, ठीक है, आर्टिकल 52 में किया गया। प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, 20 आपके सामने है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य, ठीक है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 21 नंबर, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब अल हक, कौन है दोस्तों, महबूब अल हक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब अल हक, ठीक है। यहां पे बात करते हैं एडम स्मिथ को, पूछेगा सवाल कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब अल हक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, देखिए दोस्तों 22 आपके सामने दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। 22 है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है, आयकर यानी इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर दोस्तों नहीं है, बल्कि भू राजस्व हो गया, निगम कर हो गया, आपका सीमा शुल्क हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आपका
तो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है, लेकिन नहीं कौन सा है, तो आयकर नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? तो दोस्तों कहां हुआ था? आपका हरियाणा में हुआ था। कहां हुआ था? हरियाणा में, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर जो लागू हुआ था वो आपका हरियाणा में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, झारखंड का दोस्तों स्थापना कब हुई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो झारखंड का स्थापना के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है, बिहार से अलग होकर। और गोवा की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना राज्य के रूप में 1987 में हुआ है। कब हुआ है? 1987, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल, गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया था? तो 1510 में किया था, ठीक है। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। और गोवा दोस्तों, गोवा को छोड़ा कब था पुर्तगालियों ने? तो 1961 में छोड़ा था, ठीक है। अधिकार किया था 1510 में और छोड़ा था 1961 में गोवा को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और गोवा को राज्य का जो दर्जा दिया गया था 1987 में दिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ है? आपका हरियाणा में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल देखिएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, तो दोस्तों पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। यहां पूछेगा सवाल कि अर्जेंटीना दोस्तों एक देश है, ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ही आता है, अर्जेंटीना। और डायरेक्ट सवाल पूछता है आपसे, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। अर्जेंटीना दोस्तों राजधानी क्या होता है? तो ब्यूनर्स आयर्स होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल आपसे यहाँ पे कि दोस्तों पेरी हो गया, पेरेरी, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को पेरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहा जाता है। स्टेबिस की अगर बात करते हैं तो यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया दोस्तों, यूरेशिया। तो यूरेशिया के घास के मैदान को, यूरेशिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपिज कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को पेरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को पंपास कहा जाता है। और पंपास यानी कि अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका में ही आता है। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका क्या है? ये महाद्वीप है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के घास मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए 25 नंबर सवाल। 25 आपके सामने कह रहा है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लाल मिट्टी को जाना जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लाल मिट्टी में आयरन प्लस सिलिका होता है। क्या होता है? आयरन प्लस सिलिका किसमें होता है दोस्तों? आपका लाल मिट्टी में होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। देखिए भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा आपका है? वो आपका जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में ही की जाती है। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी में दोस्तों क्या क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों, आयरन होता है, ठीक है, एल्युमिनियम होता है दोस्तों, ठीक है, एल्युमिनियम होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब काली मिट्टी में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है लाल मिट्टी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 26 नंबर। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। कौन है दोस्तों? आपका कच्छ की खाड़ी दोस्तों गुजरात में है। कहां है? कच्छ की खाड़ी कहां है? गुजरात में, ठीक है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों, ये लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? आपका ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या होता है? कावारती होता है, ठीक है। तो भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। 27 नंबर सवाल है कि ग्रेट साल्ट झील
कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। तुर्की दोस्तों राजधानी क्या होता है? तुर्की राजधानी दोस्तों अंकारा होता है। क्या होता है? अंकारा। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों अमेरिका राजधानी क्या होता है? वाशिंगटन डीसी होता है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। इराक की दोस्तों राजधानी क्या होता है? तो बगदाद। ठीक है, बगदाद, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 28 नंबर सवाल। 28 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। नांगल बांध दोस्तों कहाँ है? सतलज नदी पर दोस्तों आपका सही है। सरदार सरोवर दोस्तों परियोजना ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर दोस्तों, ये भी सही है आपका। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध ये दोस्तों किस नदी पर है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत है। ये जो है बांध दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। पूछेगा सवाल, हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? ये आपका महानदी पर है। हीराकुंड बांध दोस्तों क्या है? ये आपका ये सबसे लंबा बांध, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध तो है ही, सबसे लंबा बांध कौन सा है आपका? हीराकुंड बांध। दोस्तों ये किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा। ठीक है। ये आपको किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। गोदावरी नदी दोस्तों, देखिए महानदी की दोस्तों लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई थोड़ा सा याद रखिएगा, लगभग 854 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है। पूछेगा सवाल आपसे, यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों सतलज नदी निकलती कहाँ से है? तो याद रखिए दोस्तों, 3 नदी। कौन कौन सा? एक आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी। तीनों नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ये कहां से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, ये दोस्तों ये नदी कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी। देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, एक आपका नर्मदा नदी, एक आपका सोन नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, सोन नदी। ठीक है, पहाड़ी। देखिए गोदावरी नदी की अगर बारे में बात करते हैं तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों निकलती कहां से गोदावरी? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के तिरमकम की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जयकवाड़ी परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 29 नंबर, कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल दोस्तों कहाँ है? ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का जो मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर है। ठीक है, 2637 मीटर ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, पहली है अनाई मुड़ी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ दोस्तों अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अनाई मलाई की पहाड़ी जो है, यानी अनाई मलाई की जो पहाड़ी है दोस्तों, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी क्या है दोस्तों? इसकी जो ऊंचाई है अनाई मुड़ी का 2695 मीटर है। ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पे 2637 मीटर और 2695 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
चोटी दोस्तों कौन सा है आपका, तो आपका है अनाईमुड़ी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे समझ गए होंगे। तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 30 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल दोस्तों, 30 आपके सामने दोस्तों कि शैतान, यहाँ पे शैतान लिखा हुआ है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है। ये भी दोस्तों आपका यूएसए में, अमेरिका में ही है। कहाँ है, अमेरिका। चिली दोस्तों राजधानी क्या होता है, चिली की राजधानी सैंटियागो होता है, सैंटियागो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या होता है, तो काबुल होता है, काबुल, ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या होता है, अफगान अफगानी, अफगान अफगानी, अफगानी, अफगान अफगानी दोस्तों क्या है, ये अफगानिस्तान की मुद्रा है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लिखेंगे हम लोग, 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल, देखिए 31 आपके सामने है कि आजाद दास्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। देखिए इसका जो गठन किया गया था मेन रूप से नेपाल में किया गया था और कार्य क्षेत्र दोस्तों संपूर्ण भारत में था। यानी गठन मेन रूप से नेपाल के तराई जंगल में किया गया था आजाद दास्ता का, लेकिन मेन रूप से जो संपूर्ण कार्य था, संपूर्ण कार्य क्षेत्र भारत में किया गया था, ठीक है। इसका हम अपना स्थापना दोस्तों कल के सेट में सबसे पहला सेट में, यानी 51 नंबर सेट में सबसे पहला सवाल क्या था कि आजाद दास्ता का स्थापना किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। इन्होंने ही क्या किए थे, इनको दोस्तों लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोक नायक के नाम से कैसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने ही आजाद दास्ता का गठन किए थे। कहाँ किए थे गठन, इसका नेपाल में गठन हुआ था और इसका जो कार्य क्षेत्र है संपूर्ण भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक धरोहर है, यहाँ पे स्थान या फिर स्थल है। एलिफेंटा की जो गुफा है दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, गलत है, नहीं ऑप्शन में दोस्तों ये हो जाएगा। एलिफेंटा की जो गुफा है दोस्तों ये महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है, एलिफेंटा की गुफा है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये मेन रूप से कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, अगर पूछेगा सवाल कि सुंदरवन दोस्तों पार्क कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में, ये भी आपका सही है। सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ है, कोणार्क में दोस्तों। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य मंदिर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है कि एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की यहाँ दोस्तों खाली स्थान के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए हो जाएगा, स्टोनटियम 89, ठीक है, यानी एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की स्टोनटियम 89 के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान आंतरिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिएगा, 34 नंबर सवाल देखिए, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए, ठीक है, सत्य कथन चुनना है। या दोस्तों यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है दोस्तों, ये भी आपका सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि विटामिन सी को गर्म करने पर दोस्तों नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों, बिल्कुल सही है, कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में रोकने वाला विटामिन दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दोस्तों क्या है, सत्य कथन है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा दोस्तों गलत है।
विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों क्या है, आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, तो रोग जो होता है दोस्तों ये अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ADEK, ADEK दोस्तों। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन डी का रसायन नाम कैल्सिफियोल। विटामिन ई का रसायन नाम टेकोफियोल। विटामिन के का रसायन नाम फिलोक्विनोन। विटामिन B1 का रसायन नाम थायमीन। विटामिन B2 का रसायन नाम राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। बहुत सारे विटामिन है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था 1911 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किए थे फंक ने 1911 में। कब किए थे, 1911 में विटामिन का खोज फंक ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए 35 नंबर सवाल। 35 आपके सामने है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये उच्च ताप के मापन में, ठीक है, पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दोस्तों, वायुमंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। और आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा, आर्द्रता यानी वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। देखिए अगला सवाल 36 नंबर। एक माइक्रोन बराबर है, क्या होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। देखिए अगला सवाल 37 नंबर कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। देखिए पृथ्वी पर जब हम लोग खड़ा होते हैं तो अगर दोस्तों एक पैर पर खड़ा होता है दोस्तों क्या होता है, पूरा जो शरीर का भार होता है दोस्तों एक पैर पर आ जाता है। यहां से पूछ रहा है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो दाब है वो महत्तम होगा यदि एक व्यक्ति एक पैर पर खड़ा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 37 का। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए अगला 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए पूछेगा अगला सवाल, देखिएगा 39 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किए थे, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। चार्ल्स बैबेज ने क्या किया दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। E = mc स्क्वायर, E = mc स्क्वायर दोस्तों किसका है, आइंस्टीन का ही है। E की दोस्तों यहाँ पे एनर्जी है, M क्या है, मास है, C क्या है दोस्तों, प्रकाश का वेग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 39 का C हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 40 नंबर, यहाँ पे पूछा है दोस्तों 40 नंबर आपके सामने है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, निकट दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 41 नंबर सवाल देखिए। आइए दोस्तों, 41 आपके सामने है कि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, आंधी एवं तूफान का आना दर्शाता है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर का जब पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिरता है तो आंधी एवं तूफान का आना दर्शाता है। दोस्तों बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होता है, अगर दोस्तों ऊपर रहता है तो साफ मौसम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने 42 है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो जो है, डायनेमो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 43 नंबर, 43 आपके सामने है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है द्रव। क्या होती है दोस्तों, द्रव। ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है, पारा, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है, संकेत Hg। Br ब्रोमीन का संकेत होता है। देखिए अगला सवाल 44 नंबर, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वायुमंडल कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78% दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 45 नंबर, कि मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, पोषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, तो परिवहन के लिए। किसके लिए, परिवहन के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 का अगर आंसर पूछेगा तो क्या हो सकता है, उत्सर्जन के लिए होगा। क्या होगा, उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कंफर्म नहीं थे, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। किसके लिए, उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल 46 नंबर, 46 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ATP ADP, यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन डाइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो कौन सा जो है मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ATP। और माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्या पाया जाता है, ATP पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। 47 नंबर आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक संगठक कौन है, जैव एवं अजैव। ठीक है, जैव एवं अजैव जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल 48 नंबर, 48 आपके सामने है कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। ठीक है, हल्का ऊपर उठ जाएगा, समान ऊंचाई पर रहेगा, सदैव डूब जाएगा समुद्र के समुद्र गहराई में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, क्या होगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा। देखिए अगला सवाल 49 नंबर, CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रॉन्टजेन ने किया था। रॉन्टजेन ने एक्सरे का खोज किया। एक्सरे जो है वो अस्थि को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सरे अस्थि को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 50 नंबर सवाल, और आज का लास्ट सवाल है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे, भागिएगा नहीं अभी। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। क्या होगा, ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा, विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, सूर्य का व्यास दोस्तों कितना है। देखिए सूर्य का जो व्यास है दोस्तों 13,52,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,52,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, आपको ध्यान रखिएगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है दोस्तों, लगभग कितना, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। ठीक है,
सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है कितना अरबवा भाग, तो 2 अरबवा भाग मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 30 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगता है, 1 मिनट 30 सेकंड लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये सब दोस्तों क्या है, ये आपका पार्थिव ग्रह है। कौन सा ग्रह है, पार्थिव ग्रह। ठीक है, ब्राह ग्रह की अगर बात करते हैं, ब्राह ग्रह के उदाहरण कौन कौन सा है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, ये सब क्या है दोस्तों, ब्राह ग्रह के उदाहरण है, बाहरी ग्रह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए समझिएगा यहाँ पे सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बुध है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो आपका बुध है। और बुध जो है दोस्तों ये 88 दिनों में चक्कर लगाता है। कितने दिनों में, तो 88 दिन में दोस्तों चक्कर लगाता है। बुध का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बुध का कोई भी उपग्रह दोस्तों नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह दोस्तों कौन सा है, वो आपका शुक्र है। शुक्र को क्या कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बंधन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, पृथ्वी दोस्तों स्थित है मंगल एवं शुक्र ग्रह के मध्य में स्थित है। ठीक है, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हमें समझिएगा, ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी स्थित है दोस्तों मंगल एवं शुक्र ग्रह के मध्य है। ठीक है, मंगल के दोस्तों 2 उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह दोस्तों कौन सा है, शुक्र एवं अरुण जो है ये क्या करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह हैं शुक्र एवं अरुण। ठीक है, वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, अभी हम बात किए थे बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह दोस्तों बुध है। ठीक है, किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है, तो बुध। ठीक है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है दोस्तों, तो शुक्र जो है ये क्या है, लगभग पृथ्वी के आकार के समान है। ठीक है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़ा बंधन भी कहा जाता है शुक्र को। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, फोबोस और डिमोस उपग्रह है किसका, मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, मंगल ग्रह पे है। निक्स ओलंपिया दोस्तों ये जो है, निक्स ओलंपिया दोस्तों ये पर्वत है, क्या दोस्तों ये पर्वत है और इसमें माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है, उससे 3 गुना ऊंचा है, यानी 8,24। ठीक है, 8,848 में लगभग लीजिए 9 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों 9,27 किलोमीटर ऊंचा है दोस्तों आपका निक्स ओलंपिया। ठीक है, जो मंगल ग्रह पे है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, टाइटन है, याद रखिएगा। टाइटन जो है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि जो है ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है दोस्तों शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था अरुण ग्रह की खोज। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण ग्रह को। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरुण ग्रह को जाना जाता है। वरुण ग्रह की खोज की थी तो जोहान गाले ने किया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की जो कुल दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होती हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं
परिक्रमण के कारण होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल डिस्कस कर लिया दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 52 का। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।